मौर्य साम्राज्य, महान मौर्य साम्राज्य, इसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। इसके पहले बच्चों जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था वो कौन सा मुद्दा था? तो वह प्राक मौर्य काल था, और प्राक मौर्य काल में जो है पार्ट 2 था, उसका दूसरा भाग जो है वो देखा गया था। तो कल हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। विदेशी आक्रमण में जो ईरानी आक्रमण है, फिर उसके बाद यूनानी आक्रमण है, फिर उसके बाद जो है 3 राजवंशों का जो उदय था उसे भी हम लोगों ने देखा था। हर्यक वंश था, सैसुनाग वंश था, नंद वंश था। बहुत ही छोटा सा मुद्दा एक बच रहा है प्राक मौर्य काल का, और वह क्या है बस उसे 5 मिनट में करते हुए हम लोग मौर्य साम्राज्य पे आ जाएंगे। तो कौन सा मुद्दा बच्चों बच रहा है? तो वो है प्राक मौर्य काल में गणतंत्रात्मक राज्य। गणतंत्रात्मक राज्य, प्राक मौर्य काल में गणतंत्रात्मक राज्य। तो चलिए बच्चों, शुरू करने से पहले शनिवार को पूरी हिंदी मीडियम की टीम जो है वो पटना जा रही है, और जगह पर है तो वो आकर आप पटना से मीडियम पर होगा तो आप उससे चर्चा करते हैं। और गणतंत्रात्मक राज्यों की कुल संख्या कितना है भाई? तो कुल संख्या जो है वो 9 है। अंग्रेज जब हमारे यहां पे शासन करना शुरू किए थे तो किस सिद्धांत पे शासन कर रहे थे? उनका जो सिद्धांत था व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी था, गोरे लोगों का भार सिद्धांत था। अब गोरे लोगों का जो भार सिद्धांत है उसके अंतर्गत वो क्या दिखा रहे थे? उसके अंतर्गत तो ये यही दिखाना चाह रहे थे कि अब प्राचीन भारत में, मध्यकाल भारत में जाहिल और गवार लोग थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि आप लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया से, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से कोसों दूर थे। और ये कहानी बच्चों जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1770-80 के दशक से ही चल रहा था। समय बीतता गया, 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, और रीस डेविड्स रहते हैं। रीस डेविड्स रहते हैं, और रीस डेविड्स ने जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययन से 9 गणतंत्रात्मक राज्यों की खोज किया। इसी बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया है। वो 9 में 4-5 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला कौन है भाई? तो पहला जो है कपिल वस्तु के शाक्य हैं। कपिल वस्तु के शाक्य हैं। दूसरे जो हैं कुशीनारा के मल्ल हैं। पहला जो है कपिल वस्तु के शाक्य हैं, महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु से थे, शाक्य परंपरा से थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। यही प्रश्न पूछा गया है। दूसरा जो है बच्चों कुशीनारा के मल्ल हैं। तीसरा जो है पावापुरी के मल्ल हैं। पावापुरी के मल्ल हैं। चौथा जो है वो पिपली वन के मौर्य हैं। पिपली वन के मौर्य हैं। पांचवा जो गणतंत्रात्मक राज्य रहता है ये कौन है? तो पांचवा गणतंत्रात्मक राज्य जो है लिच्छवी गणराज्य है, वैशाली के लिच्छवी हैं। अगला जो है रामग्राम के कोलीय हैं। रामग्राम के कोलीय हैं। अगला जो है सुमसुमगिरी के भग्ग हैं। तो ये सारे गणतंत्रात्मक राज्य हैं। एक और हैं मिथिला के विदेह हैं। मिथिला के विदेह हैं। एक बच्चों अंतिम और बचते हैं, और वो कौन है? वो केसपुत्र के कलाम है। केसपुत्र के कलाम है। इसमें से इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये 5 जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं नोट्स में आप लोग से बनवा देता हूं, एक एक लाइन बस जानना है ये कहां पे है। जैसे कुशीनगर आपको पता है, ये गोरखपुर के बगल में उत्तर प्रदेश का स्थित जो है जनपद है। यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कपिल वस्तु के शाक्य कुल के महात्मा बुद्ध रहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किए थे। फिर आगे की कहानी बौद्ध और जैन धर्म में जानेंगे। ये जो वैशाली के लिच्छवी हैं, इसी कुल में जो है बिंबिसार ने अपना विवाह किया था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो है 16 वर्ष तक युद्ध लड़े थे। ये सब एक एक दो लाइन बेटा मैं लिखवा दूंगा, बस यही प्राक मौर्य काल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए अब हम लोग कहां पे बढ़ते हैं? अब हम लोग बढ़ते हैं महान मौर्य साम्राज्य पर। आज का जो यूनिट है वो महान मौर्य साम्राज्य है, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। महान मौर्य साम्राज्य क्यों कह रहे हैं भाई? तो अभी तक मगध का उदय हो रहा है। एक मगध जो बिहार के क्षेत्र में था, वैसे वैसे 15 और महाजनपद थे। काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। तो गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी जो है ये भाई क्या है?
अब 16 महाजनपद हैं। अब एक बिहार से बढ़ते बढ़ते मगध जो है पूरे भारत में लगभग लगभग भारत के साम्राज्य पर आ जाता है। और महान मौर्य साम्राज्य तक आते आते बच्चों क्या होगा, महान मौर्य साम्राज्य तक आते आते आज का जो भारत है, आज का जो ये बांग्लादेश है, आज का जो ये नेपाल है, आज का बच्चों जो ये पाकिस्तान है, आज का जो ये अफगानिस्तान है, ये क्या होता है, ये महान मौर्य साम्राज्य का हिस्सा होता है। थोड़ा गौर कीजिए ना कि आज से बच्चों बात ये कब की है, 2300 साल पहले की है। 2300 साल पहले का जमाना कैसा था? 2300 साल पहले का जमाना चिट्ठी ना कोई संदेश वाला जमाना था। अरे आज की तरह थोड़ी है कि फला जिला में दंगा हुआ और फटाक दे जो है ऊपर के अधिकारी का फोन आया, क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री का निर्देश आया। आज तो क्विक जो है डिसीजन वीडियो कॉल हुआ, एक एक चीज को आप देख रहे हैं, हिडन कैमरा है उससे सर्विलांस कर रहे हैं। उसके बाद भी बच्चों वर्तमान का ही जो भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है वो नहीं संभल रहा है। देश में कहीं पे नक्सलवाद है, नक्सलवादी जो है लाल गलियारा नाम से समानांतर सरकार चला रहे हैं। देश में संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, दुनिया के सारे वाद यहीं पे हैं। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब यह है कि आज से 2300 साल पहले आज का भारत, आज का बांग्लादेश, आज का जो है पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, आज का नेपाल, अखंड भारत जो था वो किसके नेतृत्व में था? वो महान मौर्य साम्राज्य का अंग था। इसे अखंड भारत क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, वैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, उपमहाद्वीप की अपनी प्राकृतिक सीमाएं हैं, हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर हिमालय की तराई, हिमालय की तराई से लेकर के कन्याकुमारी, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर। कन्याकुमारी तक तो नहीं थे, लेकिन कर्नाटक का जो श्रवण बेलगोला है वहां तक तो साम्राज्य था ही था भाई। बंगाल की खाड़ी भी इनके साम्राज्य में था, अरब सागर भी इनके साम्राज्य में था, हिमालय की तराई से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक मौर्यों का नियंत्रण था। तो ऑन बिहाफ ऑफ सच अ मैजेस्टिक एम्पायर इट इज कॉल्ड द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। महान मौर्य साम्राज्य बच्चों कहा जाता है। अब इस महान मौर्य साम्राज्य में 3 शासक महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन है भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, बिंदुसार हैं, और जो है सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक के बाद क्या होता है? सम्राट अशोक के बाद इस वंश का पतन होता है, पतन शुरू हो जाता है। अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की हत्या करके, इस बृहद्रथ की हत्या करके कौन शासक बना भाई? तो पुष्यमित्र शुंग रहते हैं। कौन है? पुष्यमित्र शुंग रहते हैं। किस वंश की इन्होंने स्थापना किया? तो इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना किया। He laid the foundation of the शुंगा डायनेस्टी। चलिए बच्चों, तो ये महान मौर्य साम्राज्य की जो है कहानी है। हाँ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या नाम है इनका? शंकरा तिवारी जी हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, इसे क्लास से करने के बाद एक ही बात को कितना बार मैं चिल्लाऊंगा, रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। आइए बच्चों, तो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि महान मौर्य साम्राज्य जो है, साम्राज्य के स्रोत कौन से हैं? स्रोत कौन से हैं? तो इसमें 2 स्रोत हो जाएंगे। एक साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, इसे आप लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, और दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत में 2 लोगों का नाम बड़ा ही उल्लेखनीय हो जाता है। वो कौन से 2 लोग हैं भाई? तो वो 2 लोग जो हैं, चाणक्य का जो है अर्थशास्त्र है, और मेगस्थनीज की कौन सी ग्रंथ है? मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। इसके अलावा जो है बौद्ध ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है। इसके अलावा बच्चों जो है पुराण साहित्य जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा जो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, और कल्हड़ की राज तरंगिणी ग्रंथ है। ये सारी किताबें जो प्राचीन काल की हैं, उससे क्या है, उससे मौर्य वंश के बारे में हमें पता चलता है। चाणक्य की जो है अर्थशास्त्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे आपके भी घर का एक नाम होगा सोनू, मोनू, चुन्नू, मुन्नू, और एक स्कूल वाला नाम है
चाणक्य बच्चों जो हैं वही कौटिल्य हैं, वही विष्णुगुप्त हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम ले लीजिए, उनका जो है अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज की इंडिका है, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, पुराण साहित्य, विशाख दत्त की मुद्रा, राक्षस कल्हड़ की राज तरंगिणी। अब बच्चों पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? जमीन की खुदाई में जो मिला है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जमीन की खुदाई में जो मिला है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब इस काल के लिए महत्वपूर्ण जो है NBPW मृदभांड हो जाता है। मृदभांड मतलब बर्तन है। NBPW क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। उत्तरी काले कृष्णमार्जित मृदभांड, मट्टी का जो बर्तन मिला है ना, गगरी है। पहले के जमाने में मिट्टी का बर्तन होता था ना, या अभी भी बचपन में बेटा दिवाली में मिट्टी का, जो गांव से अगर होंगे तो मिट्टी वाला बर्तन तो आप लोग के भी जमाने में रहा होगा। वो खेलने के लिए गुड्डा गुड्डी वाला जो खेल होता है, अभी भी आते हैं गांव में जो है। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कौन से इस काल में थे, ये पूछा गया है। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अगला कौन सा है भाई? तो अगला जो है सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। इसी के साथ साथ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके अलावा बच्चों जो है आहत सिक्के जो हैं, इन सिक्कों से भी वो मिलता है। अगला जो है पाटलिपुत्र का राजभवन, पटना का बुलंदी बाग है, कुम्हराहार है, वहां से खुदाई हुआ है। वहां से मौर्य राजा का जो अपना राजमहल था वो खुदाई में मिला हुआ है। ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है। आइए जो है कहानी की शुरुआत करते हैं पहले शासक के साथ। पहले शासक कौन है? तो पहले शासक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कब से कब तक शासन किए? तो 323 टू 298 BC। कहानी इनकी बच्चों मैंने बताया हुआ था, कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ये सब बेटा आर्ट एंड कल्चर में, आहा सिक्का क्या है राजकुमार, ये सब वहां पे होगा। आर्ट एंड कल्चर में विस्तार से होगा, उसे पंच्ड मार्क कहते हैं। वो सब विस्तार से, अभी बस आहत जानिए, आर्ट एंड कल्चर में बड़े विस्तार में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जब धनानंद को बहिष्कृत करके, धनानंद ने चाणक्य को बहिष्कृत करके अपनी सभा से निकाल दिया, तो चाणक्य जो रहते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि उन्हें सबसे पहले पाटलिपुत्र जो राजधानी है उससे बाहर जाना है। उसके बाद उनका उद्देश्य रहता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से बाहर जाना है। जाना कहां है ये नहीं पता है, बस ये है कि नंद की जो साम्राज्य सीमा है उससे बाहर जाना है। अब पाटलिपुत्र नगर से निकल ही रहे होते हैं कि बच्चों का एक हुजूम जो है खेल खेल रहा होता है। उस खेल का नाम राज की लमकारी खेल रहता है। उसमें एक लड़का राजा बनने का नाटक कर रहा होता है। जो लड़का राजा बनने का नाटक कर रहा होता है, चूंकि भाई चाणक्य कोई ऐरे गहरे तो थे नहीं, उस जमाने के भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य नंदों का था। तो नंदों के साम्राज्य में वो राजपुरोहित के पद पे थे। अभिनय ऐसा कि वो एकदम से पत्थर हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं कि वाह क्या राजा का अभिनय है। खेल खत्म होता है, उस बालक को अपने पास चाणक्य बुलाते हैं। बालक मासूम रहता है परंतु महत्वाकांक्षी रहता है। उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो। वही मासूमियत सा उसका जवाब रहता है, क्योंकि राजा का रोल कर रहा था, भाई राजा बनना उसे अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि मैं जीवन में राजा बनना चाहता हूं। चाणक्य कहते हैं कि मेरे साथ चलो, एक दिन तुम्हें शहंशाह हिंदुस्तान, अखंड भारत का सम्राट बनाऊंगा। लड़का महत्वाकांक्षी रहता है, लड़का चल पड़ता है। कहानी आगे की बच्चों ऐसी रहती है कि सिकंदर जब ब्यास नदी के तट से उसकी सेना विद्रोह करती है, सिकंदर लौट के जा चुका होता है। अब धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य से बाहर निकल के जो मद्र देश रहता है, जहां बिंबिसार ने अपना तीसरा शादी किया था, तो मद्र देश के समीप जाकर के ये लोग जो है आश्रय लिए रहते हैं। इन लोग को डर ये रहता है कि सिकंदर विश्व विजेता बनने के सपने में आया है। यूनान से लेकर भारत तक वो कभी हारा नहीं है। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में कहते हैं कि सिकंदर भारत को जीत लेगा। और ये लोग एक अवसर की तलाश में रहते हैं। लेकिन जो बच्चों कहा जाता है मुकद्दर भी किसका साथ देती है, मुकद्दर भी वीरों का साथ देती है। सिकंदर लौटकर चला जाता है, इनके लिए अवसर खुलता है। मध्य मतलब आज का जो पंजाब का क्षेत्र है, वहां से साम्राज्य विस्तार करते करते जो आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है, लगभग वहां तक साम्राज्य विस्तार कर लिए होते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहते हैं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य वो लड़का जो इनके साथ गया था चाणक्य के साथ, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो एक बच्चों जो कहावत कहा जाता है ना, कहावत कहा जाता है कि छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है, कुछ वैसा ही रहता है। लड़का युवा रहता है, युवाओं के पास बच्चों सब कुछ होता है, सब्र की कमी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, अपरिमित महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सब्र की कमी होती है। लड़का कहता है अपने गुरु से, चाणक्य से, कि चलिए जो है अब हमला किया जाए, नंद वंश की ईंट से ईंट बजा दिया जाए। चाणक्य कहते हैं कि सब्र रखो, तुम्हारी प्रतिभा पर मुझे कोई भी संदेह नहीं है, तुम्हारी योग्यता पर हमें कोई भी संदेह नहीं है, परंतु कहते हैं कि इस धनानंद को तुम और मैं नहीं मारेंगे, धनानंद को उसका अहंकार मारेगा।
धनानंद अहंकारी रहता है। कहते हैं उसे तुम और मैं नहीं, उसे उसका अहंकार मारेगा। और कहते हैं कि एक दिन उसके पापों का घड़ा भर जाएगा, जनता जो है उसके शोषण के विरुद्ध विद्रोह करेगी। जब जनता विद्रोह करेगी इसका मतलब क्या है कि जनता किसी नए नेतृत्व की तलाश में है, और वैसे समय पे आक्रमण किया जाएगा तो जनता तुम्हें स्वीकार भी करेगी। होता वही है बच्चों, 323 ईसा पूर्व में वो सुनहरा अवसर आता है, अंततः नंद वंश की सत्ता पलट होती है और भारत को एक यशस्वी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मिलते हैं। अब बच्चों ये कहावत तो सुने होंगे कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती है, जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती है। आप लोग आईएएस बनेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आईएएस बनने के बाद फिर अब कोई चुनौती जो है वो रहेगा ही नहीं। आईएएस बनने के बाद भी बच्चों असली जीवन की चुनौती तो तब शुरू होगा। अभी क्या है, अभी तो जो जीवन का दुख है, छात्र जीवन में जीवन कैसा होता है, अगर पटना में होंगे, इलाहाबाद में होंगे, लखनऊ ग्वालियर जैसे शहरों में रीजनल सेंटर पर रह के तैयारी कर रहे हैं। अमूमन लड़के क्या है, अमूमन लड़के अपने हाथ से खाना बनाते हैं, वो दाल भात चोखा जिसे कहते हैं वो खा करके, और वही दुख है। और सपना है कि आईएएस बन जाते हैं। आईएएस बनने के बाद बच्चों जो चुनौतियां, सब कुछ होगा, लेकिन जो चुनौतियां होंगी वो नए स्तर की होंगी। जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे उतनी बड़ी चुनौतियां आती हैं। वही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना तो करते हैं, लेकिन सामना अब इनका किससे होता है? इंडो ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर से होता है। सेल्यूकस निकेटर से होता है। और इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और पराजित करने के साथ ही क्या किया? पराजित करने के साथ ही शांति समझौता किया। शांति समझौता किया। अब इस शांति समझौता में क्या होता है? इस शांति समझौता में इनसे 4 प्रांत ले लिए। अब बच्चों वो प्रांत पूछा जाता है, अराकोसिया है, पेरोपनिसडाई है, जेड्रोसिया है, हेरात है। इन 4 प्रांतों को ले लिया। इनकी पुत्री जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है उनका नाम हेलेन रहता है। हेलेन से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं। अब दोनों लोग नातेदार रिश्तेदार हो जाते हैं। यूनानियों के लिए बच्चों सबसे बड़ा अचंभा सिकंदर के जमाने से क्या था? सिकंदर के जमाने से सबसे बड़ा अचंभा जो रहता है वो हाथी रहते हैं। और उपहार भी इन्होंने कितना हाथी दिया? तो उपहार में, अब नातेदार रिश्तेदार में बेटी से शादी कर ली है तो 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को दिया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है दोनों लोग जो है एक शांति समझौता करते हैं। सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत, राजदूत का नाम क्या है? मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है एम्बेसी लेवल पे एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है। और ये मेगस्थनीज आते हैं, भारत में 7 वर्ष रहते हैं। इनका ग्रंथ जो इंडिका है, इंडिका में ये मौर्य काल की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब पर प्रकाश डालते हैं। अगला बच्चों कहानी क्या है? तो अगला कहानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम दिनों में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ा। और यह अकाल कितने वर्षों तक चला? तो 12 वर्षों तक चला। अब बच्चों इस प्रकार का प्रश्न वो बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही मन से, यूपीएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है, कौन किस धर्म को मानता था, वो पूछते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन धर्म के उपासक थे। जैन धर्म के उपासक थे। जब ये जैन धर्म के उपासक रहते हैं भाई, भयंकर अकाल भी इनके राज्य में पड़ा हुआ है, तो जैन संत रहते हैं। कौन है? जैन संत भद्रबाहु के साथ ये कहां जाते हैं? तो भद्रबाहु के साथ ये जो हैं श्रवण बेलगोला जाते हैं। श्रवण बेलगोला बच्चों कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है। अब अकाल कहां पड़ा है? अकाल जो है इनकी राजधानी पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र में है। यहां से हजारों किलोमीटर दूर कहां जाते हैं? श्रवण बेलगोला जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? जैन संत भद्रबाहु के साथ जाते हैं। यहीं पर क्या करते हैं? तो यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के साथ संलेखना विधि से प्राणोत्सर्ग करते हैं। प्राणोत्सर्ग मींस कि अपने प्राणों का त्याग करते हैं।
संलेखना विधि बच्चों क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। संलेखना विधि का मतलब है अन्न जल का त्याग करके धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देना। द संलेखना मेथड, दिस इज द स्लो स्टारवेशन टेक्निक बाय दैट फाइनली द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ही डिनाउंस हिज लाइफ। मर गए बच्चों, न जाने वो कौन सा दौर था, मरे तो अकाल भी खत्म हुआ। अकाल खत्म होने के बाद फिर कौन आए, तो फिर अगले शासक जो हैं बिंदुसार आए। बिंदुसार जो है 298 बीसी से 273 बीसी तक शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बेटा समाप्त हुआ, कहीं पे कुछ डाउट है? चंद्रगुप्त मौर्य में जो भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा वो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, फटाफट बताइए। अब जैन धर्म को मानते थे बेटा, तो पंच तत्व में कहां से विलीन होंगे? चलिए जो है ठीक है, चलिए जो है तो बिंदुसार हो गए। अब बिंदुसार क्या होते हैं भाई? बिंदुसार शासक बनते हैं। इन्हें उत्तराधिकार में क्या मिला था? उत्तराधिकार में चंद्रगुप्त मौर्य से एक बृहद साम्राज्य मिला था। एक बृहद साम्राज्य मिला था। बृहद साम्राज्य मिला था तो राजनैतिक चुनौतियां नहीं थी। बिंदुसार की उपाधि क्या है? उपाधि भी बच्चों बहुत तेज आपके एग्जाम में पूछता है। उपाधि जो है अमित्रघात की उपाधि थी। अमित्रघात की उपाधि था, या यूनानी परंपरा में इन्हें अमित्रोकेट्स कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब क्या है? तो ये बेटा आप लोग कुछ आपस में बात कर रहे हैं क्या? आपस में बातचीत नहीं करना है। और चलिए जो है ये क्या नाम इनका, कशिश सिसोदिया है। कशिश जो है बेटा आईएएस के बैच में एडमिशन लेने से ना आईएएस नहीं, योग्यता आईएएस वाली नहीं आ जाएगी। मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक ठाक रखिए आप लोग, और मानसिक संतुलन ठीक ठाक रहेगा तभी पढ़ाई में तैयारी की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग के यहाँ ना गदहिया गोल कहा जाता है। गदहिया गोल जो क्लास 1 से नीचे आजकल आप लोग के जमाने में जो एलकेजी यूकेजी सीनियर केजी कहते हैं ना, उसको गदहिया गोल पहले कहते थे। गदहिया गोल का मतलब कि कोई भी बात 10 बार बताइए, वो बच्चे बच्चे ही हैं। अबे भाई क्लास 1 से भी नीचे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं। एक ही बात 10 बार चिल्लाइए, उनको सुनाई नहीं देता है। तो क्लास में आइए तो थोड़ा कान उन खोल के आइए। सुबह सुबह की क्लास है, स्नान ध्यान वान करके आइए। वो पहला दिन जो बैच लिया जाता है ओरिएंटेशन क्लास जिसका नाम रहता है, 3 दिन यूट्यूब पे चिल्लाया था, 3 दिन जो है एप्लीकेशन पे भी लाइव था। सिलेबस में कहीं आपको मैंने प्राचीन भारत में बताया था कि बौद्ध और जैन धर्म प्राचीन भारत में पढ़ना है? कम से कम 4-5 बार अभी तक मैं बता चुका जो है कि आर्ट एंड कल्चर एक अलग सेगमेंट है। कला और संस्कृति, भांग खाए हुए हैं, भांग खा करके फिर आएंगे हाँ सर ये बौद्ध और जैन धर्म कब पढ़ाएंगे, फिर से बताइए। छोटे बच्चों वाला क्लासरूम हुआ है कि रोज एक ही राग अलापे जाएंगे सर ये वाला कब होगा? अभी कल भी कोई पूछा था, मैंने बताया था। आईएएस का बच्चों बैच है, उस गरिमा को ख्याल में रखिए। ये एसएससी वाला क्लर्क वाला आर्ट एंड कल्चर में होगा। उपाधि जो है अमित्रघात की उपाधि थी। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। स्लेयर ऑफ फो मतलब शत्रु, FOE फो। स्लेयर ऑफ फो मींस कि शत्रुओं के विनाशक थे। किन शत्रुओं का विनाश किया, किसे हराया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगला मुद्दा बच्चों यह है कि राजनीतिक चुनौतियां जब नहीं थी तो किस दिशा में आगे बढ़े? इन्होंने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक संबंधों को जो बढ़ावा दिया, इन सांस्कृतिक संबंधों में किसके साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया? तो सीरिया के शासक कौन है? सीरिया के शासक एंटियोकस हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस से इन्होंने किसकी मांग किया? तो सीरिया के शासक एंटियोकस से इन्होंने 3 वस्तुओं की मांग किया। जो 3 वस्तुओं की मांग किया, जो 3 वस्तुओं की बच्चों मांग किया, ये 3 वस्तु क्या हैं? तो इन 3 वस्तुओं में जो है पहला इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? तो पहला कहा कि मीठी मदिरा चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि क्या चाहिए भाई? तो अगला इन्होंने कहा कि ड्राई फ्रूट्स चाहिए, सूखे अंजीर चाहिए।
सूखे अंजीर चाहिए। तो दिस इज द स्वीट वाइन या स्वीट अल्कोहल, ड्राई फ्रूट्स एंड कहते हैं कि एक दार्शनिक भेजिए। किसे भेजिए? एक दार्शनिक भेजिए। तो इन दो वस्तुओं की मांग तो तुरंत पूरा कर दिया जाता है, जो मीठी मदिरा है और सूखे अंजीर हैं। इन दो वस्तुओं की मांग तो तुरंत पूरा कर दिया जाता है। परंतु क्या है भाई, तो दार्शनिक जो भेजने की बात रहती है, दार्शनिक भेजने की बात को वो मना कर देते हैं। कौन? एंटियोकस, जो सीरिया के शासक एंटियोकस हैं। और क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सीरिया की परंपरा में दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता है। दार्शनिक बच्चों, दार्शनिक का मतलब होता है जो धर्म के गूढ़ विषयों पर चर्चा करे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करे, लोक परलोक का जीवन कैसा है उसके बारे में बताए। सीरिया के शासक मना कर देते हैं कि भाई हमारे यहां पे दार्शनिकों का लेन देन नहीं होता है। अब क्या है भाई, तो अब जो है सीरिया के शासक एंटियोकस ने एक राजदूत कहा कि भाई मेगास्थनीज एक राजदूत आपके पिताजी के जमाने में गए थे, मैं भी एक राजदूत भेजता हूं। एंटियोकस ने किसे भेजा? एंटियोकस ने राजदूत डायमेकस को भेजा। डायमेकस या डायमेकस भी मिलता है, राजदूत डायमेकस को भेजा। राजदूत का मतलब बच्चों ये होता है कि आपका जो एग्जाम है, IAS है, IPS है, एक IFS है। तो IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, भारतीय विदेश सेवा जो है। तो भारतीय विदेश सेवा क्या है? आप लोग एक समय के बाद किसी देश के राजदूत बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे। तो दार्शनिक और राजदूत में बच्चों क्या है? दार्शनिक और राजदूत में बहुत ही अंतर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला किसके साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किया? तो अगला सांस्कृतिक संबंध जो है मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ किया। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना किया। तो चलिए जो है मिस्र के शासक जो टॉलमी फिलाडेल्फस रहते हैं, इन्होंने भी एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो इनके राजदूत का क्या नाम था भाई? इनके राजदूत का नाम डायनीसियस था। यहां पे बच्चों नाम देखिए मिलता जुलता है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पे डायमेकस है और यहां पे डायनीसियस है। टॉलमी में ई की मात्रा है, डायनीसियस में ई की मात्रा है, एंटियोकस में ए की मात्रा है, डायमेकस में ए की मात्रा है। छोटा मोटा ट्रिक खोजेंगे ना तो वो याद हो जाता है। नहीं तो ये वही वाले प्रश्न है जो आप लोग सुनते हैं ना कि आते हुए प्रश्न जो है गलत हो गए। तो आते हुए प्रश्न जो है जो गलत होना है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा जो है, हाँ बेटा मेरे बारे में आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है। क्या पूछ रहा है कोई? आप एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो मेरे बारे में नहीं, पूरे पीडब्ल्यू संस्थान में जितने भी टीचर हैं उनकी योग्यता क्वालिफिकेशन जो है वो रखा हुआ है। 20-22 पढ़ाई लिखाई बेटा जो है रही हूं। 2 बेटा अवार्ड मिल चुका है 21-22 में। अजीब सा संतुष्टि हो गया हो, 22 साल के लड़के हैं उनके सामने बताया जाए जो जाने दीजिए बेटा ने। चलिए जो है विषय वस्तु की तरफ रुख कीजिए। तो राजदूत कौन है बच्चों? राजदूत जो है डायनीसियस हैं, सॉरी मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस हैं। और इन्होंने अपना राजदूत किसे भेजा? डायनीसियस को इनके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा। आइए जो है अब आगे देखते हैं कि अगला मुद्दा क्या है। तो अगला मुद्दा जो है बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो बिंदुसार ने अपने पुत्र सुशीम को भेजा और अपने पुत्र जो है अशोक को भेजा। अशोक जब बच्चों तक्षशिला में विद्रोह को दबाने जाते हैं तो कहां के गवर्नर थे? पहले के जमाने में राजाओं के लड़कों को, पहले के जमाने में जो राजा के लड़के थे उन्हें कोई ना कोई राज्य दे दिया जाता था कि युवराज हैं, इनको शासन का अनुभव मिलता रहे। तो अशोक को जो है ये अवंती के गवर्नर थे, अवंती के गवर्नर थे। बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने इन्हें अवंती या उज्जैन से तक्षशिला, आज जो है पाकिस्तान में है, यहां पे भेजा। अशोक ने क्या किया भाई? अशोक ने जो है सफलतापूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को दबाया, वो दबा दिया। चलिए जो है तो इस तरीके से बच्चों क्या है, इस तरीके से ये जो है बिंदुसार की कहानी थी। अब कहां पर आते हैं? तो अब जो है सम्राट अशोक पर आते हैं। सम्राट अशोक पर आते हैं। बिंदुसार वाला बेटा मामला सही है। बिंदुसार की कहानी जो है, जो मैंने बताया वो क्लियर है। बस 3 पॉइंट है।
कोई राजनीतिक चुनौती नहीं था, इसलिए सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक संबंध सीरिया और मिस्र से। सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग किए थे, मीठी मदिरा है, सूखे अंजीर हैं और एक दार्शनिक की मांग किया। मीठी मदिरा और सूखे अंजीर वो तुरंत भिजवा देते हैं, एंटीओकस दार्शनिक को नहीं भिजवाते हैं, कहते हैं हमारी परंपरा में दार्शनिकों का लेन देन नहीं होता है। उसकी जगह पे राजदूत डाइमेकस को भेजा था। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत डायनिसियस को भेजा था। इनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, दूसरी बार अशोक को भेजा। अशोक ने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। यहीं से अशोक के अंदर महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो जाग गई। सम्राट अशोक जो है ये 4 सालों तक क्या करते हैं, 4 सालों तक जो है उत्तराधिकार का संघर्ष करते हैं। उत्तराधिकार का संघर्ष जो है कब से कब तक हुआ, तो 273 बीसी से लेकर के 269 बीसी तक हुआ। अब सिंघली साहित्य जो है या सिंघली जो अनुश्रुति है वो क्या कहता है, तो सिंघली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बने। चलिए, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द अशोका दैट कि देयर वाज द इनिशियल 4 ईयर, दिस वाज द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिंघली लिटरेचर इट इज सेड दैट ही असैसिनेटेड हिज 99 ब्रदर्स, अपने 99 भाइयों की हत्या करके अंततः शासक बने। परंतु इस बात को बच्चों स्वीकार नहीं किया जाता है, 99 भाइयों की हत्या करके शासक बने, इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता है कि अभिलेखों में केवल इनकी एक मां का नाम मिलता है। इनकी मां का नाम सुभ्रतांगी रहता है। जब बच्चों एक ही मां है तो एक मां से 99 भाइयों को तो करे मार दिए, एक ये 100 बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते हैं। दिस इज द एग्जैगरेटिंग, दिस ऑल आर द हाइपरबोलिक स्टोरी ऑफ द सिंघली अनुश्रुति। लेकिन बच्चों जो कहा जाता है ना कि धुआं वहीं पे उठता है जहां पे चिंगारी होती है, इतना तो अवश्य मानना पड़ेगा, भाइयों से उत्तराधिकार का संघर्ष तो हुआ ही हुआ था। अब ऐसे में क्या होता है, अंततः 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। तो जो राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन सेरेमनी करवाया, सभी भाइयों को समाप्त करने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया। अब राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात या जो है 9वें वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ भाई, तो कलिंग का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ। ये जो कलिंग का युद्ध है, बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग कहां पे है ये आप लोग को भी पता है, बताइए जरा कलिंग कहां पे है। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध, ये पाटलिपुत्र है, ये कलिंगा है। इस कलिंग के युद्ध में बच्चों कितने लोग मारे गए, तो 1 लाख मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। बैटल ऑफ कलिंगा में 1 लाख, एक युद्ध में बेटा पुलवामा में कितने 45-50 शायद मरे थे, 40 से 50 के बीच में। पुलवामा में 40 से 50 हमारे देश के नौजवान सिपाही मरे थे। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना था। एक युद्ध में 1 लाख मार, बच्चों 1 लाख लोग जहां पे खड़े हो जाते हैं ना, वो देख करके लगता है कि एक हुजूम जन सैलाब आ पड़ा है। उस युद्ध में 1 लाख लाशें जो हैं वो युद्ध के मैदान पर बिखरी पड़ी थी। चील कौवे उन लाशों को नोच रहे थे। 1 लाख लोग सैनिक मारे गए बच्चों, तो लमसम उतना ही माताएं बहनें विधवा हुई। वो जो विधवा हुई औरतें थी, उनकी जो विलापने की, रोने की, जो करुण क्रंदन की आवाज रहती है, वो सम्राट अशोक के दिलों को झकझोर देती हैं। 1 लाख से भी ज्यादा लोग युद्ध के मैदान पर घायल हुए थे। उनके किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था। उनके चीखने और कराहने की जो आवाज रहती है, उससे सम्राट अशोक को झकझोर रहा होता है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है सम्राट अशोक को पहले लगा था कि भाई सिकंदर महान था, सिकंदर एक बड़ा साम्राज्य बनाया था, ये भी उसी उद्देश्य से रहते हैं कि बड़ा साम्राज्य बनाएंगे। परंतु बच्चों ये भारत की धरती है, ये भारत की संस्कृति है। सम्राट अशोक अपने आप से पूछते हैं कि क्या लोगों को मारने और उनका खून बहाने में जो है महानता छुपा है। वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नहीं, लोगों को मारने और उनका खून बहाने में कोई महानता नहीं है। और इस युद्ध के पश्चात क्या करते हैं, कलिंग युद्ध के पश्चात जो सम्राट अशोक हैं, वो धम्म घोष की जगह भेरी घोष की नीति, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाते हैं। भेरी घोष का मतलब क्या है भाई, भेरी घोष का मतलब कि युद्ध नीति का त्याग करके धम्म घोष मतलब कि
अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। अब बच्चों अगला मुद्दा फिर वही हो जाता है कि सम्राट अशोक की धम्म नीति क्या है। अगला बच्चों जो है ये प्रश्न एक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न है सम्राट अशोक के धम्म घोष की नीति पर चर्चा, नीति के मुख्य अंतर वस्तु पर चर्चा करते हुए, सम्राट अशोक के धम्म घोष की नीति के मुख्य अंतर वस्तु पर चर्चा करते हुए धम्म नीति ने समकालीन राजनीति और समाज को कैसे प्रभावित किया। समाज और संस्कृति कर देते हैं बच्चों। समाज और संस्कृति को किस हद तक प्रभावित किया, What were the salient features of the Dhamma Ghosh policy of Emperor Ashoka, and at what extent the Dhamma policy of Ashoka leave the impact over the contemporary politics and society and cultural sphere? चलिए बच्चों जो है तो आप सुनते होंगे ना मेरा देश महान, एक लाइन बस पढ़ लेते होंगे, कभी मैगजीन में पढ़ लेते होंगे, कभी किताबों में पढ़ लेते होंगे और लग जाता होगा कि हाँ गांधी महान थे, अशोक महान थे, अकबर महान थे। बच्चों वो महानता क्या है, वो अभी अनुभूति, बस वो रट्टाफिकेशन चल रहा होगा। रट्टा मार लिए देश महान है, उसकी अनुभूति नहीं हुआ होगा। बच्चों ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति में क्या है, भारत की संस्कृति में जो है बस एक लाइन में बच्चों समझना है तो जीते हो किसी ने देश तो क्या। सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर ने जो है देशों को जीता था। चंगेज खान था, चंगेज खान ने क्या किया था, देशों को जीता था। तैमूर लंग रहता है, देशों को जीता था। अंग्रेज रहते हैं, देशों को जीते थे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हम भारतवासी ने क्या किया है, हमने तो दिलों को जीता है। और बच्चों जो है ना कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वहीं का बतलाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो ये क्या है भाई, ये सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक को ऐसा थोड़ी था कि बड़ा गरीबी से उठ करके ऊपर गए थे। राजाओं का शौक होता था भाई, राजाओं का जब दुख देखे ही नहीं है तो साम्राज्य को बढ़ाना। सब लोग तो साम्राज्य बढ़ा ही रहे हैं ना, हर्यक वंश है, शैशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश में भी बिंदुसार हुए, चंद्रगुप्त। लेकिन महान अगर बेटा पूरे प्राचीन काल में अगर किसी को महान कहा जाता है तो वन एंड ओनली अशोका द ग्रेट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कुछ बच्चों मुझे बताइए। जो है दिल्ली को रेपिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूरे दुनिया की किसी भी राजधानी में सबसे ज्यादा जो बलात्कार की घटना होती है वो दिल्ली में होता है। प्रशासन में भ्रष्टाचार के बारे में आप सुने होंगे, प्रशासन में भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, और भी बहुत कुछ। जमाना बहुत खराब है बेटा, और भी बहुत कुछ आप आए दिनों पेपर में पढ़ते हैं। लड़कियां जो हैं वो शहरों में सुरक्षित नहीं हैं, तमाम तरीके का देयर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर। आज बच्चों ये सब क्यों है, कुछ आप भी बताइए। अब तो बच्चे तो रहे नहीं भाई, 20-22 साल उम्र हो गई होगी। पूरे देश का वही हाल है। ये क्यों है, बलात्कार की घटना है, भ्रष्टाचार की घटना है, प्रशासन में लाल फीताशाही की समस्या है, कानून और व्यवस्था की चुनौती। इसके पीछे एक लाइन में कहा जाए तो कारण क्या है, एक लाइन में बच्चों कहा जाए तो कारण जो है समाज से नैतिकता का पतन है। समाज से नैतिकता का पतन है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है नैतिकता ही जब खत्म हो गया। अरे भाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे बेटा तो कॉन्वेंट स्कूल में आजकल यही सब है, हो रहा है। कॉन्वेंट स्कूल में वो किसको बुला रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में वो जाने किसको, नेहा धुपिया और वो क्या नाम है, श्रद्धा कपूर को बुला रहे हैं। तो बच्चों लाखों रुपया फीस के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें किसी भी अगर स्कूल का फंक्शन है तो स्कूल का फंक्शन है तो वहां पर किसी ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहिए ना जिस व्यक्तित्व को देख करके देश के जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके मन में तो वही हीरो और हीरोइन को दिखाया जा रहा है कि बड़े महान टाइप के लोग हैं, इनको बुलाया गया है। यही बच्चों नैतिकता का पतन है ना। अरे किसी पर्यावरणविद को बुलाइए, किसी जो है सोशल एक्टिविस्ट को बुलाइए, किसी प्रशासनिक क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्तित्व को बुलाइए। अब तो 5 साल 10 साल का जो स्कूल का बच्चा है उसके मन में होगा ना कि ये बहुत ही बड़ी हस्ती है, आज स्कूल के स्पेशल ओकेजन पे, एनुअल फंक्शन पे या किसी भी ओकेजन पे इस पर्यावरणविद को बुलाया गया है, सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया गया है। तो आज बच्चों समाज की जो भी बुराइयां उभर रही हैं उन बुराइयों की जड़ में नैतिकता का भाव। अब हम लोग के समय में बच्चों नैतिक शास्त्र नाम का एक किताब क्लास 6 में जो है नैतिक शिक्षा का किताब चलता था। अब नैतिक शिक्षा ही खत्म है। सम्राट अशोक का आप क्या पढ़ रहे हैं, सम्राट अशोक का धम्म नीति पढ़ रहे हैं। सम्राट अशोक की धम्म नीति क्या है,
तो सम्राट अशोक की धम्म नीति जो है, धम्मा पॉलिसी, वो क्या है? तो सम्राट अशोक की जो धम्म नीति है वो व्यक्ति के अंदर क्या कर रहा है? व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का उत्थान कर रहा है, नैतिक गुणों का उत्थान कर रहा है। सम्राट अशोक की धम्म नीति जो है बड़ों को सम्मान देने की बात कर रहा है। चलिए बच्चों, तो एक बार मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि, हाँ बेटा, एक बार मुझे ये बता दीजिए आप लोग जो है कि कहां से कुछ टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो डाउन था, तो कहां तक आप लोगों ने देखा है, मतलब कहां से क्लास डिस्कनेक्ट हुआ था? हाँ बेटा, मैं आ गया हूं। कुछ ना कुछ टेक्निकल जो है वो चीजें कभी कभी लगी रहती हैं। हम लोग किस पे बात कर रहे थे? हम लोग सम्राट अशोक की धम्म नीति पे बात कर रहे थे। धम्म नीति के अंदर जो है व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का उत्थान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, सभी धर्मों के आदर की बात करना है, माता पिता की सेवा और गुरु का सम्मान करना है। अब बच्चों, धम्म नीति में सम्राट अशोक क्या कर रहे हैं? धम्म नीति में कह रहे हैं कि यमचू धम्मम, धम्म क्या है? फिर अपने से ही उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं अपा सिन्वे बहु के याने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यमचू धम्मम। उस जमाने में बच्चों हमारे आपकी तरह हिंदी में बात नहीं होती थी, उस जमाने में प्राकृत भाषा में बात होता था। अभी जो मैं आपसे बोल रहा था वो प्राकृत भाषा था। कहते हैं कि यमचू धम्मम, कहते हैं धम्म क्या है? कहते हैं अपा सिन्वे, अपा सिन्वे मतलब पाप नहीं करना है, बहु के याने ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना है, दया दाने मन में दयालुता की भावना रखना है, दाने दानशील प्रकृति का होना है। बच्चों, एक बार इंटरव्यू में पूछा जा रहा था ना कि, आईएएस के इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, पूछा जा रहा था लड़कों से कि एक गरीब रिक्शा वाले को अगर भंडारा करना है तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सारे लड़के, आप ही जैसे बच्चे पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, सारे लड़के कह रहे हैं सर गरीब कहां से भंडारा करेगा, उसको तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, कहां से वो सैकड़ों हजारों लोगों को खाना खिला पाएगा? लड़के आते गए जाते गए, एक लड़के ने कहा कि बिल्कुल सर, एक गरीब रिक्शा वाला भी भंडारा करवा सकता है। अभी दया दाने की बात सम्राट अशोक कर रहे हैं कि अपा सिन्वे बहु के याने दया दाने, दानशीलता की भावना। उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल जो है भंडारा करवा सकता है। कहते हैं भंडारे के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, भंडारे के लिए भाव की जरूरत होती है। इतनी जीव जगत है इस दुनिया में जो है, जरूरी थोड़ी है कि आदमी को ही खाना खिलाया वही भंडारा है। कहता है एक मुट्ठी पिसान, पिसान मतलब आटा लेकर के उसे बाहर जो है वो करना, चींटियों के लिए डाल देना, वो चींटियां खा ली, भंडारा हो गया। गर्मी के दिनों में वृक्ष के नीचे छायादार जगह पर किसी भी पात्र में पानी रख देना, वहां पे गेहूं चावल के दाने रख देना, चिड़ियां आएंगी, गेहूं का दाना चावल का दाना चुगेंगी, पानी पिएंगी, हो गया भंडारा। तो दानशीलता की भावना, अपा सिन्वे मतलब पाप कार्य नहीं करना है, बहु के याने मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना है, दया दाने मन में दयालुता की भावना। आईएएस बन जाइए तो अकड़ में मत आ जाइए कि हम तो कलेक्टर साहब बन गए। नहीं, कलेक्टर साहब नहीं बेटा, दयालुता, जितने बड़े बनते जाइए मन में उतनी विनम्रता, उतना दयालुता होना चाहिए, दया दाने दानशीलता की भावना होना चाहिए। एक बार वो थे ना, बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने होंगे। बिल गेट्स कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, कई सालों तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स रहे हैं। उन्होंने अपनी आधा से ज्यादा संपत्ति मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया, लेकिन अभी भी अमीरों में उनका, दुनिया के अमीरों में नाम आता है। कहा गया भाई दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हैं, तो बिल गेट्स कहें कि नहीं जी, झूठ मत बोलिए, ऐसा होने से कोई अमीर थोड़ी होता है। कहें दिल का जो अमीर है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो है। एक वाकया अपने जीवन का सुनाते हैं, कहते हैं मैं जीवन में संघर्ष के दौर में था, तो मैं अरबपति, दुनिया का अमीर नहीं बना था, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। कहें अमूमन मुझे जो है एयरपोर्ट से, फ्लाइट से अक्सर मुझे आना जाना, अलग अलग शहरों में जाना होता था। कहते थे एयरपोर्ट के बाहर एक लड़का था, एक लड़का जो है वो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र बेचता था। कहते थे कि मैंने उससे एक बार पेपर लिया, पॉकेट में डाला, तो अब वो सब बेटा क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड यूज करने वाले देश है अमेरिका का, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। मैं पेपर रख दिया, उस लड़के ने मुस्कुरा के कहा कि अगली बार आना तो दे देना। फिर बिल गेट्स कहते हैं कि मैं फिर से एयरपोर्ट पे गया, फिर से वही चीजें हैं कि बड़े विकसित देशों में बेटा नोट वोट का प्रचलन बहुत ज्यादा, जैसे आज क्या है, सब्जी की दुकान पे गए पेटीएम कर दिए, किराना की दुकान पे गए पेटीएम, मतलब बहुत ज्यादा नोट रखने की जरूरत, सिक्का रखने की जरूरत नहीं है। अभी भी भारत विकासशील है, 10-15 साल के बाद देखेंगे कोई नोट में काम होगा ही नहीं। कहते हैं कई बार मैंने उससे पेपर लिया, लेकिन वो हर बार मुझे पेपर देता रहा और मेरे पास पैसे नहीं रहे। फिर कहीं इसी वाफो में जो है मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के साथ ही फिर मैं सोचने लगा, आप भी बेटा आईएएस बनेंगे, तो आईएएस बनने के बाद फिर ना जिंदगी में पीछे मुड़ करके एक बार देखेंगे कि जिंदगी की दौड़ में क्या खोया और क्या पाया। अभी तो एक नशा है बेटा ना, मेहनत करने का नशा है, सफलता पाने का नशा है, मंजिल तक पहुंचने का जुनून है। अभी बहुत ज्यादा आप अपनी तैयारी और पढ़ाई के इधर उधर नहीं सोच पाते होंगे। बिल गेट्स भी कहते हैं कि मैंने भी मूल्यांकन करना शुरू किया कि जीवन में क्या खोया और क्या पाया। फिर कहें मुझे सहसा उस लड़के की याद आया कि एक लड़के से मैं न्यूज़पेपर लेता था, और कहें आज मैं इतना अमीर हुआ लेकिन उसके पैसे नहीं लौटा पाए। फिर कहें कि मैंने अपने लोगों को लगाया, पता करूं क्या इतना साल पहले एयरपोर्ट के सामने जो पेपर बेचता था वो कहां पे है। बहुत मशक्कत करने के बाद जो है वो लड़का मिला, जो है मिला तो वो किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था।
बिल गेट्स उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें याद हूं, और फिर पूरी कहानी बताते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे अक्सर जो है जाता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और हर बार तुम्हारा दिल इतना बड़ा होता था कि पेपर तुम मुझे दे देते थे और कहते थे कि अगली बार पैसा देना। कहें भैया मैं तुम्हारा वो पैसा तुमको दे नहीं पाया, और उसको $1000, तो 5-6 पेपर वो लिए थे, 5-6 पेपर का $1000 या समथिंग कुछ डॉलर जो है, तो 1 लाख रुपया उसको देते हैं, कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। लड़का वो पैसा लेने से मना कर देता है। बिल गेट्स सोचते हैं कि भाई मैं इतना पैसा उसको 4-5 पेपर, मतलब 25-30 रुपए का, इंडिया के हिसाब से देखिए 25-30 रुपए का अगर 1 लाख रुपया दे रहा हूं तो ये ले क्यों नहीं रहा है। उस लड़के ने कहा कि जनाब मैं जिस स्थिति में, मैं फटे हाल स्थिति में था, सड़क पे बैठ करके, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक दुकान किराए पे ले सकूं, मैं सड़क पे बैठ के पेपर बेचता था, और उस जमाने में जब मैं एकदम गरीबी की स्थिति में जकड़ा था, तब आपको एक पेपर, मान लीजिए मैं इंडिया के बारे में बता रहा हूं, 5-6 रुपए का पेपर एक सड़क वाला लड़का अगर दे दे बेटा ना, तो बड़े कलेजे की बात, बड़े जिगर की बात है। कहा कि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पेपर आपको देता रहा, मेरी अपनी हैसियत से बढ़ करके मैंने आपको दिया। और कहा जनाब आज आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं और आप मुझे जो राशि दे रहे हैं, आप दिल के बहुत बड़े गरीब हैं। वो लड़का बिना पैसा लिए वहां से चला गया। बिल गेट्स को तब समझ में आया कि पैसे से अमीरी नहीं होती है, अमीरी दिल से अमीरी होती है। सम्राट अशोक भी क्या कर रहे हैं, आपासीन में पाप नहीं करना है, बहु के आने ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना है, दया दाने, आईएएस बन गए बेटा तो घमंड और ईगो नहीं, दयालुता की भावना, विनम्रता की भावना, ये नहीं कि अपने फलाने पड़ोसी जो होंगे उसको ठीक कर देंगे तो उनको ठीक कर देंगे, नहीं, दयालुता की भावना, सीलम परम भूषणम, दया दाने, दानशीलता की भावना, दया दाने, सचे सोचवे, जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। धनुष से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए शब्द बेटा लौट कर फिर जीवन में वापस नहीं आते हैं। दया दाने, सचे सोचवे, माधवे साधवे च, मधुरता की भावना होना चाहिए, साधवे साधुवाद की भावना होना चाहिए। इयम चू धम्मम, यही तो धम्म है, यही तो धर्म है। फिर कहते हैं कि यम चू धम्मम, कहते हैं धर्म क्या है, तो फिर से जवाब देते हैं और कहते हैं कि मातृ शुश्रूषा, पितृ शुश्रूषा, गुरुवम शुश्रूषा, अनुजम च शुश्रूषा, यम चू धम्मम। माता पिता की सेवा करना है, गुरु का सम्मान करना है, अपने से छोटों को प्यार देना है, यही तो धर्म है। एक तरफ बेटा सिकंदर है, सिकंदर हमने महान नहीं किया कहा, सिकंदर को पश्चिमी संस्कृति ने महान कहा। क्या किया था उसने, सिकंदर ने अपने जीवन में क्या किया था भाई कि उसको महान कहें? अनगिनत लोगों का खून की नदियां बहाया था, इसलिए उसे महान कहा गया ना। अनगिनत लोगों के खून की नदियां बहाया, इसलिए उसे महान कहा गया। ये भारत की धरती है बच्चों, भारत की धरती पे महान कहा गया। क्यों महान कहा गया सम्राट अशोक को? उन्होंने मारने काटने की बात नहीं की। पूरा जीवन, कलिंग के युद्ध के बाद वो पूरा जीवन किस सिद्धांत पे चले? कलिंग के युद्ध के पश्चात पूरा जीवन जो है अहिंसा के सिद्धांत पर चले। आज बेटा कोई आईएएस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, जीवन में नैतिकता नहीं है। डॉक्टर जो है मरीज को लूटने में लगा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी आम जनता के पैसे को लूटने में लगे हुए हैं, वकील साहब को केस से लेना देना नहीं है, उनको अपना घर का तिजोरी भरना है कि जितना इसको लूट सको, फंसा हुआ है, लूट लो। ये सब क्यों हो रहा है? आज हमारे समाज में नैतिकता का पतन हो गया है। बलात्कार की घटना, दूसरे के घर की लड़कियों से असभ्य व्यवहार करना, टोका टिप्पणी करना, जरा सोच करके देखिए ना कि अपने घर की बहन को अगर कोई दूसरे घर का असभ्य बोले, वो करे। ये बेटा समाज भी तो अपना घर ही है ना, ये समाज भी तो अपना घर ही है। जैसा समाज बनाएंगे वैसा ही आपके घर के बहन बेटियों के साथ भी व्यवहार होगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर बेटा, आईएएस पीसीएस भाड़ में गए। पहली जो देश को जरूरत है कि देश के नौजवानों में नैतिकता की भावना को कूट कूट कर भरा जाए। अगर वो नैतिक दृष्टि से उच्च है, वैचारिक दृष्टि से उच्च है, तो विश्वास मानिए कि हमारा समाज भी उच्च होगा, हमारा समाज भी उत्कृष्ट होगा। जब हमारा समाज उच्च और उत्कृष्ट होगा बेटा, तो उस जमाने में सम्राट अशोक माता पिता के सम्मान की बात कर रहे हैं, दया दान की, दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था बेटा हमारे देश में थी। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात बच्चों यह है कि, कहने का मसला यह है कि अगर समाज उच्च होगा तो देश प्रगति के पथ पर तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। चलिए बच्चों, तो यह सम्राट अशोक की धम्म नीति है। कहानी खत्म हुआ। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कहानी आगे बढ़ाया जाए। सम्राट अशोक की धम्म नीति भी बेटा समाप्त हुआ। नहीं बेटा, मैं गांव में नहीं हूं, मैं 16-17 सालों से दिल्ली में हूं। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि मैं गांव में हूं? गांव से पला बढ़ा हूं और पल बढ़ करके आगे निकला। पिछले 16-17 सालों से दिल्ली में रहा, 16-17 सालों से दिल्ली में रहा, लेकिन जड़ें कहां से हैं? जड़ें गांव से हैं। तो कहा जाता है जीवन में कितने भी ऊंचाई पे जाइए, अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपने मिट्टी को मत भूलिए। तो गाहे बगाहे क्लास में गांव की बात मैं बताता ही रहता हूं। चलिए बेटा, जो है तो नोट्स बेटा अगर मैं दिलवा दूं आज वाला, जो आज चुकी ना 20 मिनट में, 20 मिनट भी समय नहीं है,
तो 20 मिनट में आप पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो आज का मैं नोट्स अगर आपको दिलवा दूं तो कोई दिक्कत है? आज वाला नोट्स बेटा मैं दिलवा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब इतना बेटा जान करके क्या करेंगे कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा गांव कहां पे है? मेरा गांव इसी भारत में है, गंगा किनारे मेरा गांव है बेटा, भारतवर्ष में ही है, चीन में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो चलिए जो है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और नोट्स में आप लोग को दिलवा देता हूं। एक बार अच्छे से रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग मिला जाएगा और कल जो है मौर्य साम्राज्य को भी समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल फिर से हम लोग इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।